रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारी विशेष सीरीज नोएडा शहर के बनने की कहानी यानी 2021। इसमें रोजाना रोचक प्रसंग सामने आ रहे हैं और नोएडा शहर को बनाने में जो लोगों की भूमिका रही है, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई समय समय पर, ऐसे लोगों को हम इस सीरीज में जोड़ रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिन्होंने नोएडा शहर के बनने के पहले दिन का नज़ारा देखा, यानी जिस दिन नोएडा प्राधिकरण का पहला दिन था, उस दिन किस दफ्तर में बैठकर नोएडा की बैठक हुई और नोएडा में कुछ जो मेज लेकर कर्मचारी बैठे, उनमें से एक कर्मचारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गिरीश चुग जी, जो उस समय नोएडा प्राधिकरण में 1976 में असिस्टेंट के रूप में भर्ती हुए थे और 39 साल की सेवा के बाद वो डेस्क अफसर से रिटायर हुए। मैं ऐसे गिरीश चुग जी का अपने रेडियो स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। गिरीश जी नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। आपने नोएडा का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास देखा है और सबसे ज़्यादा रोचक दृश्य वह है जिस दिन नोएडा में पहली बार नोएडा शहर के नींव जब रखी जा रही थी, तो पहला दिन किस दफ्तर में गुजरा। ऐसी रोचक जानकारी आपसे हम हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे। जी गिरीश जी बताइए। जी विनोद जी, अवश्य। बात 76 की है जी। माह अप्रैल 20 अप्रैल को जी श्री DM मिश्रा जी यूपी इंफॉर्मेशन सेंटर कनाट प्लेस के दफ्तर में आए। मैं उस वक्त यूपी इंफॉर्मेशन सेंटर में ही कार्यरत था जी, जूनियर असिस्टेंट के पद पे जी। मुझसे मिश्रा जी ने आकर कहा कि आप कैबिन खोल दीजिए। मैंने कहा मैं किस लिए कैबिन खोल दूं, हमारे अधिकारी नहीं है, मैं नहीं खोल सकता। कहने लगे मुझे आदेश मिले हैं, मुझे यहाँ बैठने के लिए कहा गया है, हमारा यहाँ से दफ्तर शुरू होगा जी। मैंने कहा सर मैं बिना अपने अधिकारी की जानकारी के मैं आपको बैठने की अनुमति नहीं दे सकता जी। मैंने डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन शिरोमणि शर्मा जी को मैंने लखनऊ फोन लगाया। वहां से जब मुझे कहा गया कि बेटा इनको आप बैठने दो, ये यहाँ पे बैठेंगे, इनको टेलीफोन भी यूज करने देना, तो मैंने फिर उनको वहां बैठने की अनुमति दी जी। इसी क्रम में जब मैंने देखा कि नोएडा एक नई संस्था बन रही है उत्तर प्रदेश की जी, तो मेरे मन में भी एक लालच आया कि क्यों ना मैं इस नई संस्था से जुड़ जाऊं जी। नए नए अधिकारी आ रहे थे, उनके लिए जो सामान खरीदा जाता था वो मुझे ही बोला जाता था, क्योंकि मैं वहाँ का थोड़ा अधिक जानकार था इलाके का। तो जो भी सामान, चाहे वो ब्रीफ केस हो, चाहे पेपर हो, या कोई भी चीज जो वस्तु खरीदी जाती थी, वो सिर्फ सुपर बाजार कनाट प्लेस से ही खरीदी जाती थी। इस प्रकार मैं वहाँ पे उनको देखते हुए जून के अंदर, जून 76 में मैं लखनऊ गया। मेरे को BA फाइनल का एग्जाम देना था, प्राइवेट एग्जाम देना था, क्योंकि यूपी में लखनऊ में सिर्फ 2 ही साल के लिए वहाँ प्राइवेट एग्जाम देने की जी था। जब मैं वहां से वापस आया, 28 जून की बात है, तो मैंने जनरली वहाँ देखा आकर के, तब तक ये न्यू दिल्ली हाउस में तब्दील हो जा चुका था दफ्तर इनका। वहाँ JB भार्गव साहब थे, वो मेरे पहले से नोन थे थोड़ा। तो उन्होंने कहा अरे गिरीश जाकर के अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले ले। अच्छा। तो 28 जून को मैंने नोएडा प्राधिकरण के अंदर असिस्टेंट के पद पर ज्वाइनिंग दी। और जो मुझे पहला काम दिया गया वो न्यू दिल्ली हाउस के फर्स्ट फ्लोर पे एक हॉल लिया गया था, उसकी सफाई का काम दिया गया कि इसकी सफाई करवा दीजिए लेबर लेकर के। तो इस प्रकार घटनाक्रम चलना शुरू हुआ। न्यू दिल्ली हाउस से फिर जंतर मंतर पे आए। जंतर मंतर पर 78 में मैंने यूनियन का निर्माण कर दिया था। तब मैं पहला प्रेसिडेंट यूनियन का बना। और तब DM मिश्रा जी वहाँ पे थे,
कुछ मांगे हम लोगों की बड़ी ज्वलनशील मांगे थी, जिनको पूरा करने के लिए 1-2 मीटिंग भी की गई, लेकिन जब उन्होंने नहीं माना हमारी बातों को जी, तो हम लोगों ने वहाँ पे रिले फास्ट शुरू कर दिया था। अच्छा। जंतर मंतर पे 28 दिन तक रिले फास्ट चला, जिसमें वहाँ हमारी जो सहयोगी लेडीज थी वो भी बैठती थी। हम लोग क्रमवार 4-4 व्यक्ति प्रतिदिन रिले फास्ट पे बैठते थे। वहाँ पे उन्होंने एक बार पुलिस को बुला लिया। अच्छा। तो पुलिस ने कहा कि भाई आप लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं इसको शांति प्रिय करिएगा, इसमें कोई उपद्रव ना हो। हमने कहा जी हम लोग तो शांति प्रिय बैठे हुए हैं, आप खुद देख रहे हो रिले फास्ट है, इसमें हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, कोई दंगा फसाद या कोई ऐसी चीज की संभावना भी नहीं प्रतीत हो रही। वो हमारी बात को मान गए। उन्होंने मिश्रा जी से कहा ये तो शांति प्रिय कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने हमारा ब्रीफकेस उठा करके फेंक दिया था। तो उन्होंने बोला कि क्या आप लोगों ने इनका ब्रीफकेस फेंका था? तो मैंने बड़ी निर्भीकता से कहा जी हाँ, क्योंकि हमारा ही एक कर्मचारी को इन्होंने दबाव दे करके अपना ब्रीफकेस कार से लाने के लिए कहा था, जो मुझे गवारा नहीं समझ में आया। मैंने तभी अपने कर्मचारी से उनका ब्रीफकेस लेकर के फेंक दिया। और तब वहाँ पर मिस्टर आरपी चौधरी जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे वो खुद आए और आकर के ब्रीफकेस लेकर के गए। तो उन्होंने कहा आगे से ऐसा मत कीजिएगा। मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने वहाँ 28 दिन हड़ताल करी। उसके बाद जिला रेगुलेटर आप एक बैरक बनाई गई वहाँ, उसमें हमारे मिस्टर अशोक मलिक का बहुत बड़ा सहयोग था उस बैरक को बनवाने के लिए। बहुत सारे अधिकारी थे, वहाँ पे बैरक बनाई गई, स्वागत कक्ष बना, तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए। वहाँ पे जाने की व्यवस्था के लिए प्राधिकरण ने बसों को, वहाँ पे चार्टर्ड बसों को लगाया गया। उन बसों के माध्यम से हम लोग कनाट प्लेस से पहले जाते थे, उसके बाद वो हम लोगों को दिल्ली के समस्त एरिया से और गाजियाबाद से 4 बसें टोटल लगाई गई थी, जिससे सारा स्टाफ जिला रेगुलेटर पे आता था। जिला रेगुलेटर के बाद हमारा सेक्टर 15 का ऑफिस बना, सेक्टर 3 में ऑफिस बना। वहाँ सेक्टर 15 का जो गोल चौराहा जिसको आज कहा जाता है, वहाँ पर E&M डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई। उसके बाद स्टोर परचेज ऑफिस बनाया गया। तो जब हम लोग जिला रेगुलेटर में बैठते थे जी, तो वहाँ पर उस वक्त सुशील चंद्र त्रिपाठी जी CEO हुआ करते थे। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। दुर्भाग्यवश आज वो हम लोगों के बीच नहीं है। अभी पीछे ही जी थोड़े से अंतराल में उनकी मृत्यु हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत जिस तरीके का उनका नाम था सुशील, वैसे ही वो सुशील थे। उनकी धर्म पत्नी भी बहुत धार्मिक थी। हम लोगों का उनके घर भी कई बार जाना आना हुआ था, तो बहुत ही प्यार से बोलते थे। ये एहसास ही नहीं होता था कि वो हमारे CEO हैं और हमें छोटे से अदना से कर्मचारी हैं। तो त्रिपाठी साहब से भी एक बात पे हम लोगों की बहस हो गई। हमारे एक ड्राइवर को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, तो उसको रिवोक कराने के लिए हम लोगों ने उनसे आग्रह किया, वो नहीं माने और हम लोग भी अपनी बात पे अड़ गए और वहाँ पर स्ट्राइक शुरू कर दी। तब मैं 5 दिन के लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठा। त्रिपाठी जी ने एक अखबार के माध्यम से आदेश निकाला कि ये साइड ऑफिस जो है जिला रेगुलेटर का, ये सेक्टर 6 में स्थानांतरित किया जा रहा है, इसलिए कर्मचारियों को 5 दिन की छुट्टी दी जाती है, कार्यालय साइट ऑफिस बंद रहेगा। अच्छा। वो तो सिर्फ हमारी यूनियन को क्रश करना चाहते थे, स्ट्राइक को क्रश करना चाहते थे, लेकिन प्रभु की कृपा थी, हम लोगों का सौभाग्य था। उस दिन 400 कर्मचारी, टोटल उस वक्त 400 की स्ट्रेंथ थी हमारी इसकी, 400 में से 350 कर्मचारी अपनी व्हीकल से या किसी और चीजों के माध्यम से वो जिला रेगुलेटर पहुंचे।
अच्छा। क्योंकि पहले उस वक्त कोई व्यवस्था तो थी नहीं यहाँ पे आने जाने की, बसेस बंद हो चुकी थी। एक पुश्ता हुआ करता था, यमुना पुश्ता कहलाता था वो। उस पुश्ते के माध्यम से जीपों पे या और चीजों में बैठ बैठ करके हम लोग आया करते थे। तो जब वहाँ पे 350 कर्मचारी आ गए, शाम के 7 बज गए, त्रिपाठी जी ने बुलाया कि देखिए आपकी हम कुछ मांगे जो है वो तो हम पूरी कर देते हैं, लेकिन एक इस मांग को हम पूरा नहीं कर पाएंगे कि जो हमने ड्राइवर को निलंबित किया है वो ड्राइवर की बदमाशी थी। अच्छा। तब मुझे कुछ और अधिकारियों ने बुलाया, गिरीश जी जब ये फैसला हो रहा है तो आप इसको मान जाइए, क्या फर्क पड़ता है, बाकी की लड़ाई आप बाद में लड़ लीजिएगा। हमारा भी जवान खून था, हमने कभी नेतागिरी नहीं करी थी, तो हम भी समझ में आया कि चलो जो मिल रहा है उसको तो हासिल किया जाए, बाकी की लड़ाई बाद में लड़ेंगे। हमने उनकी बात मान ली, एग्रीमेंट साइन हो गया। रात को वहाँ से 8:30 बजे, आप विश्वास नहीं करेंगे विनोद जी, ऐसा मजमा लगा हुआ था जैसे वहाँ से दशहरे का मेले में भीड़ होती है। अच्छा। क्योंकि ये गांव वाले जो थे दूध लेकर जाते थे, ये सबके सब वहाँ पे एक घेरा बना करके खड़े हो गए थे। और मेरे में भी एक आत्मबल बड़ा ही हुआ था उस वक्त कि हम एक विजय को हासिल करने जा रहे हैं। वहाँ से उन्होंने हम लोगों को 10 जीपें दी। फैसला होने के बाद हम लोग 10 जीपों से कनाट प्लेस तक आए। ये हमारा वहाँ का रहा। उसके बाद जब ये सेक्टर 6 में ऑफिस आ गया तो इन्होंने यहाँ आकर के हमारे 11 आदमी फिर सस्पेंड कर दिए। अच्छा। जी हाँ, उसमें हमारे PRO सेक्शन के मिस्टर झा थे, ग्रेवाल थे, JD शर्मा जी थे। JD शर्मा जी वैसे भी जनरल सेक्रेटरी थे यूनियन के, और कुछ ऑटो ड्राइवर्स थे, इनको सस्पेंड कर दिया। और जैसे ये पता चला तो हम लोग फिर मिले उनसे जा करके कि सर ये आपने क्या कर दिया। कहते नहीं, हम ये सेल PRO सेल खत्म कर रहे हैं इसलिए, और हमें अब इनकी ऑटो ड्राइवर्स की भी आवश्यकता नहीं है। तो मैंने कहा जी आप इनको कहीं और एडजस्ट कीजिए, ये लोग कहाँ जाएंगे। नहीं माने तो बड़ा दुख हुआ। हमने कहा सर देखिए अगर ऐसा करेंगे तो हम लोगों को फिर से स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा। कहते वो आपकी इच्छा है। हम लोगों ने नेक्स्ट डे से स्ट्राइक कॉल कर दी। उन्होंने धारा 144 लगा दी यहाँ पे। हम लोग यहाँ से जब पता लगा धारा 144 लगी है, उसी दिन हम लोग फिर चिल्ला रेगुलेटर पे जाकर के बैठ गए। अच्छा। आने जाने का सिर्फ एक वही रास्ता था और कोई रास्ता नहीं था। हम लोगों ने वहाँ से कोई भी जीप नीचे सेक्टर 6 जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। कोई जीप नहीं जाएगी। वहाँ बैरिकेडिंग्स लगा दिए अपने, जो हम लोगों के पास वक्त बलियां उपलब्ध थी उसको लगा करके किसी को जाने नहीं देते थे। इन्होंने यूपी पुलिस बुला ली। पहले यूपी पुलिस ऊपर आई। मैंने कहा हाँ जी आप लोग कैसे आए, आप तो दिल्ली अपना यूपी में जाके देखिए, हम तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप हमें कुछ नहीं कह सकते। नहीं, थोड़ा सा आप लोग समझिए, ये चीजें अच्छी नहीं होती, प्रशासनिक कार्य होते हैं सारे रुक जाते हैं। मैंने कहा जी प्रशासनिक कार्य होते हैं तो प्रशासनिक कार्य में जो हमारे कर्मचारी भाई हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया उनको कहीं एडजस्ट कर दें, हम इतना ही तो कह रहे हैं, हम और तो कुछ नहीं कह रहे। तो वो नहीं माने। उसके लिए हम लोग वहाँ पे 5 दिन तक बैठे रहे। 6ठे दिन उन्होंने सबको रिवोक कर दिया। हम लोग जुलूस बना करके फिर सेक्टर 6 आ गए। उसी दौरान त्रिपाठी जी ने एक खेल खेला, मेरी उन्होंने ट्रांसफर लखनऊ कर दी। अच्छा। तो जब लखनऊ कर दी उस वक्त मैंने अपने साथियों से विचार विमर्श किया। विनोद जी समय की विडंबना देखिए कि कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं था जो आया हो मेरे समक्ष कहने के लिए कि चुग जी आप चिंता ना करो हम तुम्हारे साथ है। करना तो सारा कुछ मैं नहीं था, लेकिन जब मुझे ऐसा एहसास हुआ, और उससे पहले मैंने 400 कर्मचारी जो कांटेक्ट पे थे उनको रेगुलराइज भी कराया, जो डेली वेजेस और कांटेक्ट पे थे, जिसमें विमल मांगलिक भी उसमें आते हैं, सतीश शर्मा थे जूनियर। मतलब ऐसे लोग जो लोग कांटेक्ट पे और उस पे काम करते थे रेगुलर हुए,
कोई व्यक्ति नहीं आया सर हमारे को बचाने बोलने के लिए। मैं आराम से लखनऊ चला गया। वहाँ लखनऊ में मेरा घर था। इन्होंने समझा वहाँ परेशान हो जाएगा, कहाँ रहेगा, कैसे करेगा। वहाँ मेरा घर था तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैं अपने घर से ही उनको हर 15 दिन के बाद फोन करता था। कहते थे अरे भाई तुम जयपुरिया साहब से पूछ लो, अगर उनको आपकी वहाँ आवश्यकता नहीं है तो आप आ जाओ। मैंने कहा उन्होंने एक दिन भी मुझसे तो बात नहीं करी जयपुरिया साहब ने, आप कैसे कह रहे हो कि उनसे बात कर लो। मैंने कहा जी अच्छा आप कहते हैं मैं चला जाता हूँ। तो मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा भाई अभी 1 हफ्ता आप और। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप 1 हफ्ता कह रहे हैं अगर, लेकिन कोई काम तो आप बताइए, काम क्या करना है। काम यही है जी आप बस ऑफिस आया करिए और यहाँ बैठा करिए। मैंने कहा ठीक है जी मैं यहाँ बैठा करूंगा। तो 1 महीने के बाद मेरे को वापस नोएडा बुलाया गया। विनोद जी वो दिन था। उस दिन के बाद मैंने यूनियन से अपना नाता छोड़ दिया। दिल में वाल थे, दिल में बड़ी चीजें थी, लेकिन जब समय ऐसा होता है तो आदमी को अपनी समझदारी से ही काम करना चाहिए होता है। बिल्कुल। एक ऐसा ठप्पा मेरे जीवन पे लग गया था कि ना मेरी कहीं पोस्टिंग होती थी, जिससे भी पोस्टिंग की बात आती थी भाई चुप को नहीं लेंगे, वो तो लीडर आदमी है, वो तो लीडर ही करेगा, काम तो करेगा नहीं। ऐसी एक मेरी इमेज सी बन गई थी। तो उसके बाद जब सुशील चंद्र त्रिपाठी जी का यहाँ से ट्रांसफर हुआ और चौधरी साहब का आना था, विनोद जी जो फेयरवेल उनको हम लोगों ने उस समय यहाँ पर दी है नोएडा में सेक्टर 6 के पार्क में कैंप्स लगवा करके, उस वक्त स्वामी अग्निवेश, मधु लिमिये, शरद यादव, इन सबको बुलाया गया था अपने इनॉग्रेशन फंक्शन के अंदर। हम लोगों इनको विदाई सभा में सुशील त्रिपाठी जी की विदाई में है, सुशील त्रिपाठी जी की विदाई के लिए। हाँ जी बहुत अच्छा हम लोगों ने अरेंजमेंट किया था। और वहाँ पे फिर सुशील चंद्र त्रिपाठी जी भी थे, जेपी भार्गव जी भी मंच पे थे, मिस्टर H.C. वाजपेयी जी थे, उस वक्त डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करते थे। उनकी जो विदाई हुई फिर हम लोगों ने उनको विदा किया। बहुत अच्छा समय व्यतीत हुआ। उसके उपरांत समय समय पर मेरी प्रमोशंस होती रही टाइमली। पहले मैं असिस्टेंट था, फिर सीनियर असिस्टेंट बना, फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट बना, उसके बाद मैं डेस्क ऑफिसर बना। तो इस प्रकार से हमारी यात्रा यहाँ पे चलती रही। और कहने को तो नेता माना जाता था, लेकिन मैं नेतागिरी तो नहीं करता था। हाँ, यूनियन बनाने में बहुत सहयोग देता था। जो भी एसोसिएशन बनती थी, जिस पक्ष को हम लोग चाहते थे उस पक्ष को हमेशा विजय ही कराते रहे। एक चीज बताइए कि जब आप नोएडा 28 जून को आपने ज्वाइन किया था, ठीक है जी, तो पहली बार नोएडा शहर में जब आए, मतलब जब तो कुछ था नहीं, लेकिन पहली बार जब आए थे नोएडा में तब क्या देखा था, वो नजारा उस दिन का बताइए, डे फर्स्ट। क्योंकि जी बियाबान इलाका होता था, चिल्ला रेगुलेटर के अलावा हम लोग किसी और चीज जगह को जानते नहीं थे। और हिंडन नदी जो चिल्ला रेगुलेटर जहाँ बना हुआ है वो नीचे उसको नदी का रूप दिया जाता है। उसके अंदर एक नाव होती थी, उस नाव के अंदर हम लोग थोड़ा शाम के टाइम घूम लेते थे। एक कैंटीन उन्होंने बना के रखी थी, एक सरदार जी थे, उन्होंने कैंटीन बनाई हुई थी वहाँ पे। वही एक हम लोगों का जरिया था, उस कैंटीन में हम लोग बैठ के चाय इत्यादि ले लेते थे। बाद में एक पठान थे, वो आए, उन्होंने थोड़ा नीचे की साइड में जहाँ काम चल रहे थे दूसरी साइड पे, वहाँ पे उन्होंने एक अपना ढाबा सा बनाया, तो वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा बहुत खाने पीने को मिल जाता था। तो ये उस वक्त विनोद जी नोएडा जब हमारा यहाँ ट्रांसफर भी हो गया तो एक डीटीसी की मिनी बस चलाई गई। मेरे जहाँ तक ख्याल है वो M8 नंबर था। वो शाम को 6 बजे लास्ट बस आया करती थी। अगर वो छूट जाए तो आप नोएडा नहीं आ सकते थे। उसके बाद 300 नंबर बस को चलाया गया। ये समय हम लोगों ने ऐसा देखा। एक बार तो यहाँ पे 79 में बाढ़ आ गई थी, बहुत भयंकर बाढ़ थी और नोएडा के हम लोगों की सबकी ड्यूटीज लगाई गई। आप विश्वास करेंगे, हम लोग बस पे 300 नंबर से आ रहे थे तो यमुना ब्रिज पे हम लोगों को वहीं बस पे उतार दिया गया कि बस ऊपर जाने के लिए मनाही है। हम लोग यमुना ब्रिज से नोएडा ऑफिस पैदल चल के आए।
उस वक्त मिस्टर आनंद कुमार होते थे, वो भी डेस्क अफसर रिटायर हुए यहाँ से। मिस्टर के.एन. घावरी हुआ करते थे, वो भी डेस्क ऑफिसर यहाँ रिटायर हुए। उन घावरी साहब की डेथ भी हो चुकी है। इस तरीके से हम लोग करीब 20-25 लोग पैदल चल के यहाँ आए और यहाँ पर जो बाढ़ का प्रकोप देखा था, ये जो आपका 15 है और उसके बीच का जो नाला है, ये इतना भयानक प्रवाह ले रखा था इसने कि पानी कब इधर एंटर कर जाए नोएडा की तरफ। हम लोग उससे बहुत विचलित हुए। तब हम लोगों को वहाँ पे कट्टे दिए गए मिट्टी के और इनके रेते के कि आप लोग इनको लगाइए। हम लोगों ने नहीं देखा उस वक्त कि हम लोग क्लर्क हैं या अधिकारी हैं, जो भी हैं, हम लोगों ने लगन से वहाँ अपने इस प्राधिकरण को बचाने के लिए मुहिम चलाई और भगवान की दया से नोएडा का बाल भी बांका नहीं हुआ। बहुत टाइमली हम लोगों के काम करने से सेफ हो गया। डरते थे हम लोग कि कहीं पहले की नोएडा जो है लोअर एरिया में है, कहीं बाढ़ आ गई, नोएडा खत्म ना हो जाए, यहाँ तक कि हम लोगों की भावनाएं में आता था, सोच में आता था। लेकिन प्रभु की कृपा से आज 15A जिसको हम लोग कहते थे कि लो लाइन में है, डूब जाएगा, ये होगा, लेकिन आज सबसे कॉस्टली सेक्टर नोएडा के अंदर 15A ही है। तो ऐसा हमारी यात्रा रही यहाँ नोएडा में। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये है कि आज नोएडा जब हम 45 साल का हो चुका है, तो 45 साल के नोएडा में आप देखते हैं क्या खूबियां हैं और कोई ऐसा सुझाव जो आप चाहते हैं कि इस शहर में ऐसा भी हो तो ज्यादा बेहतर होगा? विनोद जी, छर्रे से आफताब बनते देखा है, राई से पर्वत बनते देखा है नोएडा को हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने जी। एक हम लोगों के दिलों में मलाल है, खास तौर से रिटायर्ड, वो चाहे चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, चाहे वो क्लास 1 ऑफिसर है, कि हम लोगों को रिटायर होने के बाद कोई हम लोगों की पूछ नहीं होती है। आप भी जानते हैं कि इस रिटायरमेंट के बाद ही अधिकतर बीमारियां भी होती हैं और उपचार कितना महंगा है वो आप सब जानते हैं। इसके लिए हम लोगों को जरूर इन्होंने वही ओपीडी की फैसिलिटीज के लिए कुछ हॉस्पिटल्स इन्होंने निहित किए हुए हैं और अभी पीछे एक ऐसे आदेश निकाले गए कि सिर्फ जो हमारे प्रेस्क्राइब्ड हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं हॉस्पिटल्स के अंदर आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, किसी गैर में नहीं। हमारे कुछ लोगों ने सीओ साहब से जाकर के मुलाकात भी करी और उनसे लिख करके भी दिया कि सर ये यहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, ऐसे अधिकारी और कर्मचारी भी हैं जो अपने पैतृक गांवों को चले गए हैं यहाँ से काम करने के बाद। वो वहाँ पे अगर बीमार होते हैं तो वो नोएडा में आकर कैसे अपना उपचार कराएंगे। कृपया ये आदेश निरस्त कर दिए जाएं। हाँ, आप जो भी CGHS रेट से जिसका भुगतान आपने आदेश किया, CGHS रेट से भुगतान किए जाएंगे, वो आप CGHS रेट से चाहे नोएडा में हम उपचार कराएं, चाहे हम कहीं भी कराएं, आप उसी से हमारा भुगतान करेंगे। लेकिन आज तक वो मांग हम लोगों की नहीं मानी गई और खास तौर से जो लॉन्ग टर्म केसेस होते हैं बीमारियों के, जैसे किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को डायबिटीज की बीमारी है, किसी को कैंसर की बीमारी है और उन लोगों को अपने पे जो मेडिकल पे एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं, आप भी जानते हैं दवाइयाँ महंगी हैं, हॉस्पिटल्स महंगे हैं। एक बहुत बड़ा अंश हम लोगों को दवाइयों और अपने उपचार पे खर्च करना पड़ता है, जिसकी कोई भी यहाँ से हम लोगों को पेमेंट नहीं मिलती। ना यहाँ पर कोई पेंशन है, ना यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी इस तरीके की दी गई है कि आपको कोई रिएम्बर्समेंट हो जाएगा। तो ये एक सुविधा हम लोग चाहते हैं कि ये हो जाए तो कम से कम रिटायर्ड लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। गिरीश जी, आपने रेडियो नोएडा लोक मंच 91.2 FM से बात करने का समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यादें शेयर की और ऐसी जानकारी दी जो नोएडा सुनेंगे, नोएडा के लोग सुनेंगे, उसको याद रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विनोद जी। अभी आप सुन रहे थे गिरीश चुग जी को, जो नोएडा शहर बसने के पहले दिन से ही नोएडा प्राधिकरण से जुड़े और उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से यूपी इंफॉर्मेशन सेंटर में पहले दिन नोएडा
के सीओ के रूप में बुलंदशहर के डीएम मिश्रा पहुंचे थे और वहां से शुरू हुआ यह सफ़र नोएडा का आज भी जारी है। ऐसे लोगों को हम आपके साथ जोड़ते रहेंगे। सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़।